शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। और एक बार आप लोग भी बताएं कि आप सच में कैसे हैं। चतुर्वेदी, अनिल वर्मा, विजय, अवधेश, सोनू, टारगेट, अंशुल, श्रेयांशी, मोहम्मद, पूजा, नीलेश, अंकित, नवीन, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक साथी पढ़ने वाले हैं। उस नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और साथ में संघीय मंत्री परिषद को यानी कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और साथ में प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं, ये हमको आज समझना है। साथ में आज ही हमको समझना है संघीय मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, आपका राज्य मंत्री क्या किस लिए होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो किस लिए होते हैं। आपका अगर हम बात करेंगे, आपका एक डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, उप मंत्री, वो क्यों होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होती है। ये हमारी आज की क्लास का साथी एक संक्षिप्त विवरण है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। एक बार थम्स अप कर देंगे जी, बहुत अच्छे से हम सीखने के लिए तैयार हैं, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू करें। क्लास के अलावा अतिरिक्त कोई बात नहीं, और खुद को एक एकाग्र छात्र की तरह हमेशा समर्पित रखिए। कहते हैं कि समर्पण से सब कुछ संभव है। आपके अंदर यदि समर्पण है तो फिर सब संभव है। उस एक क्षेत्र में समर्पण होगा तो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता अपने आप आ जाएगी। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद। क्या पढ़ना है हमको आज? प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा होगा। आप मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया जो संघीय कार्यपालिका है, जो संघीय कार्यपालिका है यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक। मैंने जब कुछ कक्षाएं शुरू की थी तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल तक है जिसको हमको पढ़ना है। तो उसमें आपका मैं आंसर चाहूँगा आप सारे लोगों से कि जो संघीय कार्यपालिका है तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक है। बहुत बढ़िया, इलाइट और अजय मीना जी ने एकदम सही आंसर दिया है। इसका मतलब आप अवेयर हैं, फिर ठीक है। 52 से लेकर के 78। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? तो ये संघीय मंत्री परिषद है यानी संघीय कार्यपालिका के अधीन होगी, यानी आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आएगी। तो कौन सा आर्टिकल है? तो यानी कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे आर्टिकल 74 होगा और आर्टिकल 75 होगा। ओके, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, नोट बना के लिखना। पहले लिखेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु, सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, ठीक है। देयर शैल बी ए, देयर शैल बी ए, शैल बी ए, COM लिख दूं इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको मैं हमेशा बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर विल बी ए COM फॉर एड एंड एडवाइस फॉर प्रेसिडेंट। क्या काम है भाई साहब इनका? राष्ट्रपति की सहायता करेंगे और राष्ट्रपति को सलाह देंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये होगा, मुझे बताइए कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख हैं या वास्तविक प्रमुख हैं?
तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहा गया है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि आप सब लोगों को एक विचार करना होगा। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना तो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो इतना कमजोर नहीं था। राष्ट्रपति पद के पास में शक्तियां थी कि ये जो सलाह ये देता था मंत्रिमंडल, उसको वो अस्वीकार कर देते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को कमजोर किया और प्रधानमंत्री की शक्तियों को बढ़ाया। आप जानते हैं उन्होंने एक संविधान संशोधन किया था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने और फोकस में यही था कि जो आपका प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाए। तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब उसमें क्या हुआ था कि जो सलाह ये देती है, मैंने बताया आपका सहायता और सलाह के लिए होगा, तो जो सहायता और सलाह ये देंगे मंत्रिमंडल, तो उसको मानना पड़ेगा या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तो 1976 में एक बात की गई कि इस सलाह को मानना ही पड़ेगा, मतलब उनको बाइंड कर दिया गया, इस बात के लिए बाउंड कर दिया गया कि आप बाध्य हैं, इस सलाह को मानना ही पड़ेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। यानी इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनके पास में शक्तियां थी कि वो उस सलाह को अस्वीकार कर सकते थे, बाध्य नहीं थे उसको मानने के लिए, चाहे तो मान ले और चाहे तो ना माने। लेकिन 1976 से ये किया गया कि अब इस सलाह को मानना ही पड़ेगा। तो किसने किया था? ये इंदिरा गांधी जी ने। तो राष्ट्रपति साहब तभी से क्या हो गए? नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख हो गए, नॉमिनल हेड बन के रह गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? अब मैंने बताया आपसे जो सलाह होगी, ये जो सलाह होगी साथी, इसके लिए क्या होंगे? वो बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी का मतलब उसको बाउंड कर दिया गया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति साहब इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, मेड बाइंडिंग बाई, मेड बाइंडिंग बाई, इसको बाध्यकारी बनाया गया। किससे बनाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और किसने किया था ये? पीएम कौन थी बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे पीएम थे यहाँ पर भैया, पीएम थी यहाँ पर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति साहब की शक्तियों को कमजोर कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, अब आप सब लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी जी ने इसी समय पर, ये वो समय है जब देश में इमरजेंसी चल रही थी। चल रही थी इमरजेंसी या नहीं? बताओ कौन सी नेशनल इमरजेंसी इस समय पर चल रही थी? संख्या में आप मुझे बताएं, पहली थी, दूसरी थी या फिर तीसरी थी? तो आपका आंसर आएगा भैया 25 जून 1975 को इमरजेंसी शुरू हुई और जो मार्च 1977 तक चली, 21 महीने तक चली। तो तीसरी इमरजेंसी, तीसरी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत चल रही थी, ये वही समय है। और इसी समय में राष्ट्रपति साहब की शक्तियों को और कमजोर कर दिया गया। लेकिन बाद में एक सरकार बदली 1977 के बाद में, जब साथी चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार आई। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने देखा यार कि राष्ट्रपति साहब की शक्तियां तो एकदम से छीन ली गई हैं। अब लेकिन अब वो शक्तियां किसको मिल चुकी हैं? सरकार को। तो सरकार तो पावरफुल हो चुकी है। सरकार से कहने का मतलब हम केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं, तो वो पावरफुल हो गई, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल पावरफुल हो गई कि वो राष्ट्रपति साहब को जो भी सलाह देंगे वो उनको माननी पड़ेगी। तो उन्होंने थोड़ा सा विचार किया, लेकिन उस स्वाद को वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि जो स्वाद अभी सरकार के पास में आ चुका है, क्योंकि अब आदत लग जाती है, आपको पता ही है, और आदत लगने के बाद में उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है फिर तो यहाँ पर एक चीज और की गई, याद रख लेना उस बात को, कहीं किनारे पे लिख लेना। आपका जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, नोट करके लिखना, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, सिर्फ एक बार, एक बार पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार लिख दिया है तो पुनर्विचार ही लिख लीजिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनः का मतलब ही होता है दोबारा, भेज सकते हैं। ये किससे बात की गई थी? तो याद रख लेना, ये किया गया 44वें संविधान संशोधन से। अब आप मुझे बताएं, 1978 में मैंने आपको जिक्र किया था कि कौन प्रधानमंत्री बन गए थे हमारे देश के, जब इमरजेंसी देश से हटी थी, तो ये कौन प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किया होगा? तो क्या मैंने आपसे यहां पर बोला? रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन वंस। लेकिन फिर इसके बाद में आपको समझना क्या होगा?
अब इन्होंने भेज दिया इसको मंत्रियों को, ठीक है, मंत्रिपरिषद को भेज दिया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने वापस इसको भेज दिया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आप याद रख लेंगे, इफ अगेन इट इज रिटर्न देन प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग टू एक्सेप्ट इट। यानी अगर इसको दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति साहब इसको मानने के लिए बाध्य होंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने बताया। मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई इस टाइम पर कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो सलाह और सहायता समझ में आ गई, इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहीं से हमारे राष्ट्रपति को क्या बोला गया कि राष्ट्रपति तो अब रबर की स्टाम्प बन के रह गया। भाई रबर की स्टाम्प ही तो रह गया, अब वो उसका अपनी तो सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो रबर की स्टाम्प कहा जाता है किसको, रबर की स्टाम्प। तो हमारे राष्ट्रपति को रबर की स्टाम्प क्यों कहते हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने कुछ आपका भेजा, इनको एक सलाह दी, अब इन्होंने बोला ठीक है भैया इस सलाह को देख लीजिए दोबारा, लेकिन उन्होंने फिर से भेज दी, तो इनको तो अब तो क्या है, मोहर लगानी पड़ेगी उस, अब तो इनको मोहर लगाना पड़ेगा। सर 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ बता दो। 8वें वेतन आयोग के बारे में तो साथी फिर अलग से एक सेशन रखना पड़ेगा। दरअसल में इसमें क्या है, जो 7वां वेतन आयोग था पिछला, वो 2016 का था आपका। तो वेतन आयोग का मतलब होगा कि जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सबके वेतन बढ़ेंगे, ठीक है। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तुम भी भविष्य में सरकारी कर्मचारी होगे तो एक वेतन जो वृद्धि होगी, यानी आपके जो अलाउंसेस हैं या बेसिक पे है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे, चलिए जी, कोई दिक्कत। हाँ खुशी मनाओ इस बात की। बहुत बुरा किया सर आयरन लेडी ने, क्यों, तुम्हारी शक्तियां थोड़ी छीनी है। आप कहेंगे हाँ, अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति को यहां पर कमजोर किया गया। अगली बात क्या आती है, हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा होगी, तो ये बात याद रख लेना हमेशा, ये हमेशा होगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और मैंने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां आपको पढ़ाई थी, तो क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यस और नो, ये आपको बताना है, बाय द प्रेसिडेंट। तो वहां पर हमने एक बात की थी कि ये राष्ट्रपति के क्या होते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात का मतलब भी हमने समझा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो क्या राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, वो बात इसलिए थी कि अगर ये आपका जो बहुमत है, जो बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है जिसके पास मेजोरिटी है, लेकिन कभी भी ये अविश्वास प्रस्ताव में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, अगर इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध ये नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति साहब इनको फिर हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है इनको हटाने का, किस स्थिति में, जब ये बहुमत पूरा ना कर पा रहे हों। क्योंकि मान के चलो बहुमत पूरा नहीं हुआ, और बहुमत समझते हैं, जैसे आप मुझे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे 543 हैं। तो 543 का आधा कितना होगा, 543 का आधा 50% हो गया, तो 50% कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भैया कितना, 27 दूनी 54 हो गया, और आपका इससे एक ज़्यादा चाहिए, तो 27 दूनी 54 270, और 271 हो गया एक बार। तो कितनी सीट आपका चाहिए, 271 प्लस एक, यानी कुल मिलाकर के कितने लोग होने चाहिए, 272 लोग होने चाहिए, 272 लोग होने चाहिए लोकसभा में, 271 प्लस एक, तो तभी क्या आएगी, मेजोरिटी आएगी। अब मान के चलो किसी वजह से, कई बार तो ऐसा होता है ना, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, और अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे मान के चलो बीजेपी की अभी सरकार है, और बीजेपी अगर इन चुनावों में 100 सीट जीत पाती, मान के चलो एज्यूम करो, और बीजेपी के जो अन्य आपका सहायक हैं, सहायक वो जीत पाते, कुल मिलाकर के आपका कितनी सीटें, अन्य तोड़ मरोड़ के वो सीटें हो जाती टोटल 150, या कुछ पार्टी पक्ष के लोग इसको बुरा ना मान जाए, ये 150 कर लेते हैं, ये 100 कर लेते हैं, ओके, बुरा नहीं मानना, बस सीखना है। तो कितनी सीटें हुई टोटल कुल मिला के, 250 हुई। तो 250 हुई तो क्या बहुमत सिद्ध हो रहा है, मुझे बताएं हाँ या ना, या अभी इन्होंने जोड़ तोड़ के किसी वजह से 22 लोग अपने साथ और मिला लिए, तो क्या हो जाएगा, बहुमत पूरा हो गया।
लेकिन कुछ समय बाद क्या है, इसमें से दो लोग जो हैं, दो लोग इससे हट जाते हैं और दो लोग जो हैं इनके साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है उसमें वोट नहीं करेंगे। तो कितने लोग रह जाएंगे? 270। तो क्या सरकार बच पाएगी? तो इस समय पर राष्ट्रपति साहब को अधिकार है कि वो क्या करेंगे, आपका प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, क्या ड्यूरिंग ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है वो क्या है? अच्छा, अब हम इस बात पर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री होंगे नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन शर्त क्या होंगी? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होगा, यानी जिसको बहुमत प्राप्त है उसका एक नेता होगा, वो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज इज अपॉइंटेड एज इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। ऐसा थोड़ी कि भाई किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे जिसके पास बहुमत है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है भैया, शर्त ये भी तो हो सकती है कि भाई बहुमत प्राप्त ना हो, तब किसको नेता बनाए? तो तब बनाएंगे जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ये स्वयं विवेकाधिकार बोलते हैं इसको, या बोलें कि इसको आपका ये अधिकार राष्ट्रपति साहब को होगा कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो वो उसको देखेंगे जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, टोटल 543 सीट हैं। मुख्य पार्टी कौन कौन रही इस बार चुनाव में? तो आप कहेंगे कांग्रेस रही। अब एक स्थिति पे विचार करना, और बीजेपी रही। कांग्रेस का जो सहायक संगठन था वो इंडिया संगठन था, और बीजेपी का जो संगठन था वो था एनडीए संगठन, यानी इनके सहयोगी दलों से मिलकर एनडीए, और ये इंडिया। एनडीए और इंडिया की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। अब ऐसी स्थिति बन जाती कि मान के चलो इनको तो मिल जाती, कांग्रेस को तो आपका, कांग्रेस को मिल जाती कुल मिलाकर के मान लेते हैं 140 सीट, ठीक है, 140 सीट, और एनडीए को मिलती है आपका 138 सीट। एनडीए मतलब बीजेपी की सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस को 140। साथ में कांग्रेस के जो सहायक दल हैं उनको भी मिल जाती हैं आपका 140 सीट जो सहायक हैं, यानी कि कुल मिला के इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीट हो जाती जरा बताएं? आप कहेंगे इनके पास हो जाती 280 सीट। तो ये तो बहुमत की स्थिति हो गई, ये तो बहुमत मिल रहा है इंडिया गठबंधन को साफ साफ। दूसरी स्थिति पर विचार करें, ऐसा हो जाता कि इनके जो सहयोगी दल हैं उनको मिलती 130 सीट। कितनी सीट मिलती? 130 सीट, ठीक है। तो यहां पर क्या इनको मेजोरिटी मिली? तो आप कहेंगे अगर इनको मेजोरिटी नहीं मिली है तो फिर किसको मिली होगी? सीधी सी बात है, इसको मिली होगी मेजोरिटी। फिर भाई क्लियर है ना? फिर इनको कितनी बाकी की सीटें किसको मिली होंगी? इस गठबंधन को मिली होंगी, एनडीए को। अब एक स्थिति ऐसी विचार करके देखो कि एक अन्य भी तो होते हैं। क्या ये जरूरी है कि सभी जो दल हैं वो इंडिया के साथ हों, या सभी दल ये जरूरी है क्या एनडीए के साथ हों? कुछ अन्य भी हो सकते हैं, हाँ या ना? तो आप कहेंगे अन्य भी हो सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति पर विचार करो जब मेजोरिटी किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को नहीं मिली है, पार्टी को भी नहीं, गठबंधन को भी नहीं, तब प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये विशेष बात हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा या नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो तब क्या होगा आपका, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, लिखना इस बात को, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, बहुमत प्राप्त ना हो, तब क्या होगा? प्राप्त ना हो, इफ नो पार्टी हैज द मेजोरिटी, इफ नो पार्टी हैज द मेजोरिटी, उस स्थिति में क्या होगा? बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, बेशक बहुमत ना हो। बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा, बेशक बहुमत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर बहुमत नहीं है तब स्थिति की बात कर रहे हैं हम। बड़ी पार्टी के नियम पीएम, बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। बड़ी पार्टी का नेता से मतलब क्या हो गया? द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी। ये क्या बात हुई हुई है?
फिर बहुमत की बात ही कहाँ रह गई। अगर सबसे बड़ी मान के चलो कि 272 सीट भी नहीं है तो तब भी क्या पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा? हाँ, तब भी पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति साहब इसको अपने स्वयं जो विशेषाधिकार है उससे इसको नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? बहुमत की बात कहां पर आएगी कि 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा। इस बात को नोट कर लेना, नोट बना के स्पेशल, 30 दिन में बहुमत उनको सिद्ध करना हो। यानी अब जोड़ घटा के कैसे भी करके अब लोगों को अपने साथ मिलाओ, अपनी सरकार में उनको शामिल करो, मंत्री पद का लालच दो, बहुमत सिद्ध करना होगा। ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए है कि भाई बार बार चुनाव कराने से बचाया जा सके। मस्ट प्रूव द मेजॉरिटी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। बात क्लियर है? ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि बार बार ऐसा नहीं हो सकता ना, भी चुनावों में कितना खर्चा होता है और उस खर्चे से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि बहुमत नहीं मिला तो फिर चुनाव करवा दो 2 महीने बाद, फिर से बहुमत नहीं मिला किसी को तो फिर चुनाव करवा दो, फिर चुनाव करवा दो। तो यहीं पर फिर गठजोड़ की राजनीति काम आती है कि भाई किसी तरह से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने का लालच दे करके अपनी तरफ किया जाए, या अन्य तरीके से कुछ भी सरकार करे, कैसे भी जोड़ घटा के सरकार को बना ले। बार बार चुनाव के लिए ना जनता की भागीदारी हो और जनता भी ना ऐसा हो कि उसकी जो रुचि है वो घट जाए एकदम से राजनीति को लेकर के, वोट देने को लेकर के, और सरकार का जो खर्चा है वो भी ना हो। अगर 30 दिन बाद ऐसा हो गया कि मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाई, तब क्या होगा? तब तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। री इलेक्शन कब से होंगे? क्या अगर तब भी बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया 30 दिन बाद भी, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई स्थिति ही नहीं बची, अब तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो अब तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करें, आगे चलें। ऐसा कभी नहीं हुआ, आगे आएंगे। तो बड़ी पार्टी के नेता को क्या बोलेंगे? पीएम नियुक्त किया जाएगा। इतनी छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब देखो यहां पर किसी पार्टी को जो बहुमत प्राप्त ना हो, ये स्थिति हो गई, और साथ में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति हो गई, अब मान के चलो प्रधानमंत्री बन गए। एक स्थिति तो ये है कि चुनाव दोबारा हो, लेकिन एक स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, तो इनकी शपथ या ओथ कौन कराएगा? याद रख लेना, पीएम की जो शपथ होती है, पीएम की जो शपथ या ओथ होती है, वो कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। राष्ट्रपति बाय प्रेसिडेंट होगी। दूसरी एक बात करेंगे, पीएम की शपथ तो हो गई, लेकिन पीएम के लिए कंडीशन क्या है? प्रधानमंत्री को सांसद होना चाहिए। सांसद होने का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, किसी सदन का मतलब हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में, क्या बोलोगे? 6 महीने में क्या होना पड़ेगा उसको? 6 माह के अंदर होना होगा। यानी अभी भी नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर क्या होगा? सदन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। पीएम मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ही क्या होता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। शुड बी ए मेंबर ऑफ या मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही और सी दोनों ही हो सकता है, महिला हो। इफ ही सी इज नॉट, देन he or she have to be a member within 6 months। अब इस स्थिति पर विचार करें। जैसे हमने कहा कि बहुमत दल का नेता होगा, तो बहुमत दल का नेता होगा, इस बात का क्या मतलब है?
जैसे कि मान के चलो कल को चुनाव हो देश में, और चुनाव की स्थिति आई, जैसे 2029 के इलेक्शन पे विचार कर लेते हैं हम। 2029 2029 में चुनाव हुए, और कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरे हुए? एक मान के चलो राहुल गांधी, पीएम फेस। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इस बात को समझो। अब योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं? ये तो मान के चलो आपका सदन में है, और अभी इस समय पर कहां पर है? ये विधानसभा में है। तो क्या ये अभी मुझे बताओ, लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक के मेंबर हैं क्या वर्तमान में? और जब चुनाव होंगे उस समय भी हम मान लेते हैं कि ये या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेकिन क्या ये आपका, मुझे बताइए, संसद में है? यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसी स्थिति। तो तब क्या होगा? तो क्या इनको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं? आप कहोगे हाँ, प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देंगे। और उसके बाद में क्या बोलेंगे, अगर अभी वर्तमान में भी नहीं है तो उनको क्या है, भविष्य में क्या कर लेंगे, 6 महीने के अंदर भाई राज्यसभा भेज सकते हैं। राज्यसभा भेजना तो आसान है ना। तो राज्यसभा में किसी एक, जब आप जानते ही हैं कि प्रत्येक आपका 2 वर्ष में वहां पर 1/3 सदस्य तो हटते ही रहते हैं राज्यसभा में। ये राज्यसभा में भी नहीं भेज रहे तो किसी एक को कहीं और पर, मान के चलो किसी को सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे उस व्यक्ति को, और उनसे कहेंगे कि तुम अपना लोकसभा की जो सदस्यता है उसको छोड़ दो, और उस एक सीट पर आपका री इलेक्शन कराए जा सकते हैं। भाई उनको कहीं पर और लालच दे करके भेज दिया जाए। कहने का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है उसके लिए तो एडजस्टमेंट कर लेंगे सब लोग, या नहीं? उनके लिए तो बिल्कुल करेंगे। उनको पता है भविष्य में ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो इनके लिए तो एकदम से थोड़ा सा चीज़ों को न्यौछावर कर दें तो अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? आप खुद को सोच के देखिए। आप पहले आम शब्द को हटाइए, आम के लिए तो बड़ी मुश्किल है ऐसे पद। मतलब कोई व्यक्ति जो है विशेष, जिसका राजनीति से संबंध नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आप कहेंगे बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो बहुमत दल के नेता में वो आप इतनी बात तो समझ गए कि जरूरी है कि वो जिस टाइम पे पीएम बनाया जा रहा है उस समय पे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो ही। एक ऐसा व्यक्ति आ गया, एक ऐसा पर्सन आ गया, बैकग्राउंड नहीं है। फिर से मैं आपसे कहूंगा, इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब इसने एक मंशा सोची, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मान के तो, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगा कि बहुमत के लिए जो 272 लोग हैं वो मुझे अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, और इनके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? फिर किसकी जरूरत होगी? बहुत बढ़िया, इतना आप समझ पाते हो। ओके, अब आप पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। ये चीज़ आपके स्वयं के ऊपर, मतलब कि ये व्यवस्था है, लेकिन साधारणतः क्या किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन हो सकता है? तो वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उद्योगपति के पास हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। ओके, बात समझ में आई? तो जब मैंने बताई कि उसको क्या होना पड़ेगा, सदन का सदस्य होना पड़ेगा, और सदन का सदस्य होने का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक। लोकसभा, या तो लोकसभा में चुने जाएं या राज्यसभा में। अभी आप नहीं जानते हैं तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए हमारे देश का? अगर पीएम किसी को बनना है तो कितनी एज चाहिए? तो 25 ईयर। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बन सकता है, हाँ जी। राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, हाँ जी। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स चाहिए मिनिमम, और आपका लोकसभा के लिए, तो जब दोनों की ही बात कर दी तो मिनिमम क्या हुआ, 30 की 25? आप कहेंगे 25, क्योंकि वो लोकसभा का जब सदस्य बन रहा है तब उसके लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। बात क्लियर? कोई इस बात में कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो आपको ना समझ में आए? तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बहुमत दल का नेता बनेगा। और अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बनेगी। लार्जेस्ट पार्टी को 30 दिन में अपना क्या बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर नहीं वो मेजोरिटी को प्रूव कर पाए तो सरकार क्या है, फिर अगले, मतलब कि राष्ट्र जो चुनाव आयोग है वो हमारा, वो अगले चुनाव की घोषणा कर देगा कि भाई अब चुनाव कराए जाए। अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं तो शपथ कौन करा देंगे? राष्ट्रपति साहब करा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक के सदस्य हों। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक के सदस्य अगर नहीं है उस समय पर तो अगले 6 महीने के अंदर उनको होना होगा। आगे आएंगे, अगली बात आई। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ज्यादातर लोग तो जो है वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। क्या भारत में ऐसा भी हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हों?
तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रोज राज्यसभा से ही आए हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो इस बात को लिखना है यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो जो राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा बोले तो अपर हाउस जिसको आप बोलते हैं, रहे थे। कौन कौन है? पीएम, हु वर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को कभी मत भूलना, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और राज्यसभा आप इसको जैसे चाहें वैसे लिख लिया करो। कितने रहे हैं भैया? 4 लोग रहे हैं, 4। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हैं, याद रख लेना, इंदिरा गांधी। इसमें इंदिरा गांधी। दरअसल में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1966, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में, नेहरू जी के बाद में, नेहरू जी को हार्ट अटैक आ गया था, कहते भारत चीन युद्ध का जो सदमा है वो उनको ले बैठा। तो उसके बाद में आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत ताशकंद समझौते से हुई। आपको 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मुझे कल का जो लंच है वो लाहौर में चाहिए, और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के लाहौर को कब्जे में ले लिया था दोपहर तक। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में क्या हुआ, एक ताशकंद समझौता हुआ, जिसके चलते हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जान चली गई। बहुत जांच का विषय रहा। उनके जो आपका नज़दीकी व्यक्ति थे, जो उनके पीए थे, उनकी भी जान चली गई, और बहुत जगह ये सवाल उठे कि उनको जहर दिया गया। तो कहने का मतलब है वो जांच स्पष्ट ही नहीं हो पाई। और जो हमारे एक दबंग प्रधानमंत्री थे, बिना किसी दबाव वाले, उन्होंने इस देश को राह दी है। इसलिए हम उनको आज याद भी कर रहे हैं, और हमको याद करना चाहिए जिन लोगों ने इस देश को बनाया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति जो बाद में 1970 में शुरू हुई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, तो ये जो 2 लोग हैं, एम एस स्वामीनाथन, ये बड़े करीबी व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो अमेरिका बड़ा इस बात पर जोर देता था कि हम लोगों को गेहूं की बड़ी ज़रूरत होती, तो अमेरिका नखरे करता था, कहने की बात है। तो शास्त्री जी को भी उस नखरे को झेलना पड़ा था। तो शास्त्री जी ने ये प्रण लिया था कि हम अमेरिका से गेहूं नहीं मंगाएंगे, बल्कि 1 साल में हम अपने देश को इतना मजबूत करेंगे कि हम दुनिया को गेहूं देने के लायक हो जाए, हमें अनाज मांगने की आवश्यकता ना पड़े, वो अनाज हम दुनिया को दे पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं का सपना था। हरित क्रांति आप जानते हैं उसकी वजह से क्या हुआ था। उन्होंने कहा था आपके पास जो भी कोई ज़मीन है इस देश में, तो उस पर अगर खेती करने योग्य है तो आप आलस में ना बैठें और खेती करें। उन्होंने खुद हल चलाया था। आपका प्रधानमंत्री आवास में जो जगह थी, राष्ट्रपति भवन में जो जगह थी, वहाँ पर हल चला करके बहुत जगह सब्जी बोई गई, घिया, तोरई इस तरह से बोया गया, ताकि खाद्यान्न की जो समस्या हमारे देश में वो खत्म हो। और 1 साल में हमने उसको करके दिखाया। कहते हैं पूरा देश अगर प्रण करके किसी एक दिशा की ओर चले तो कुछ भी पाना जो है असंभव नहीं है। मैंने शुरुआत में भी कक्षा में कहा कि बस समर्पण का भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात समझेंगे आप? इंदिरा गांधी जी इनकी मृत्यु होने के बाद में, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के समय, वो राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन लेटर दिस वो आपका लोकसभा की सदस्य हो गई थी 1967 के चुनाव में। वो क्या बोलेंगे, 1967 में ही वो लोकसभा में पहुंच गई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनी तब वो राज्यसभा की सदस्य थी। ओके। दूसरे ऐसे कौन बने? दूसरे हैं आपका HD देवगौड़ा, हरादना हल्ली, हरादना हल्ली, दोद्दे गोवड़ा, दोद्दे गोवड़ा देवगौड़ा, दोद्दे गोवड़ा देवगौड़ा, जिनको हम बोलते हैं किस नाम से? HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा 1996 में ये भी राज्यसभा से गए थे। ठीक है। और तीसरे थे जो राज्यसभा से, क्योंकि एक ही वर्ष रह पाए थे, तो इनके बाद में दूसरे बने थे इंद्र कुमार गुजराल। ये 1997 में जब PM बने तो ये कहाँ से थे? राज्यसभा से थे ये भी। और चौथे मनमोहन सिंह, आपको पता ही होना चाहिए, 2 लगातार कार्यकाल के लिए 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आपका क्या बोलोगे? 2004। तो कितने रहे हैं? 4 लोग। अब बाकी सब कहाँ से रहे हैं? तो बाकी सब लोकसभा से। तो कॉमन सी बात हो गई। ठीक है।
तो 4 हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से रहे हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इसके द्वारा ही कहा गया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्री होते हैं, जैसे किसी एक मंत्री का नाम आप लिख के बताएं जरा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात समझ पाई? जो पीएम को अपॉइंट करेंगे वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, 2 बातें यहां पर हमको ध्यान रखनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। और दूसरी चीज क्या है उसको ध्यान देना, अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट, की मंत्री हैं, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। किसकी सलाह पर, किसके परामर्श पर? तो पीएम से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब आप मान के चलो गृह मंत्री किसी को बना दें, क्योंकि मंत्रालयों के आवंटन का अधिकार किसको है, अगर मैं पूछूं, मिनिस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके पास में है, कि कौन व्यक्ति इस यहाँ पर देश में गृह मंत्री होंगे, कौन राज्य मंत्री होंगे, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रखा जाएगा, किसको उपमंत्री बनाया जाएगा, ये सब अधिकार किसके पास में, मंत्रालयों के आवंटन के पीएम के पास में है। पीएम जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो उसको वो मंत्रालय मिलेगा। अब प्रधानमंत्री को अगर वो मंत्रालय किसी को देना है तो उसके लिए इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति साहब तो नियुक्त कर रहे हैं, यानी कि सलाह इस समय पर पूछी जाएगी। कौन? तो जिसको पीएम साहब कह देंगे वही कौन बनेगा आपका, वही व्यक्ति कौन हो जाएगा आपका, फिर वही व्यक्ति फिर हो जाएगा हमारा कौन, मंत्री हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहां पर 75(1) जो सब सेक्शन ए है वो क्या कहता है, वो कहता है मंत्री परिषद में, अब कितने मंत्री हो सकते हैं ये भी तो बात होगी, मंत्री तो होंगे, कितने होंगे आप बताइए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या, चाहे किसी भी प्रकार के मंत्री हों, मंत्रियों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब उसके बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, इस बात का मतलब हो गया द टोटल नंबर ऑफ COM लिख सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ COM इंक्लूडिंग द PM। इस बात को देखना, इसमें प्रधानमंत्री शामिल है या नहीं, लिख लेना। मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित है ये बात। प्रधानमंत्री भी इसी संख्या में शामिल होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उनको अलग से काउंट करें कि भाई इनके अलावा होंगे, इनको मिला करके, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलेंगे, शैल नॉट एक्सीड, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 15%, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा, देखो इस बात को समझो। वर्तमान में मुझे बताओ लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इसकी कैलकुलेशन आप कॉपी पर करें अभी तुरंत 15 सेकंड में, और मुझे बताएं
कि एक सरकार अधिकतम कितने मंत्री बना सकती है, वो संख्या में आप मुझे बताएं। अभी तो आप प्रतिशत में मुझे बता रहे थे, तो संख्या में आप मुझे बताएं कि एक सरकार कितने मंत्री बना सकती है। आपके पास इसके लिए 15 सेकंड है, और आप उम्मीद करूंगा मैं कि कैलकुलेशन करके आप मुझे बताएंगे सारे लोग। 543 का 15% आपको निकालना होगा, और तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरी बात को इसको समझ पाए हैं। कई दोस्तों ने 83 बताया, कई दोस्तों ने 82 बताया। चलो देखते हैं तो क्या बोलेंगे, मतलब मुझे कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। 543 का 15% कितना होगा? 15/100। 15×3 = 45 का 5, हासिल लगे 4, 15×4 = 60 और 4×64 का 4, हासिल लगे 6, 15×5 = 75 और 6 81/100, यानी कि 81.45 यही आएगा। 81.45। क्या 0.45 कोई सांसद हो सकता है? यानी कि ये तो हो नहीं सकता कि भैया 0.45 एक आदमी चाहिए। तो अब या तो इसको 82 कहें, तो जैसे ही आप कहेंगे 82, तो 82 का मतलब क्या हो गया? 81.45 से ज्यादा हो गया ना। और यहां पर क्या बात की गई है? सेल नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 82 का मतलब तो अधिक हो गया, तो आप 82 नहीं कर सकते हैं। यानी कि फिर कौन सा नंबर बचा हमारे पास मैक्सिमम का? 81 की 82, तो 82 तो ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे इसीलिए 81 जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। यही बात राज्य में भी लागू होगी, जब हम राज्य में पढ़ेंगे कि वो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य की विधानसभा में अलग अलग सीटें, जैसे यूपी में 403 से कैलकुलेशन होगी, है ना। आपका महाराष्ट्र में 288 से कैलकुलेशन होगी, फिर तो वो उस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बात क्लियर रहेगी। तो यानी कि 81 हो सकते हैं, उनको मंत्रालय चाहे जो दे वो प्रधानमंत्री देंगे। मैंने बता दिया मंत्रालयों के आवंटन का अधिकार जो है वो पीएम को होगा। आगे आते हैं इसी बात पर। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है? 75(2) कहता है, ये कहता है मंत्री परिषद जो होगी, यानी मंत्री तो अभी बन गए, लेकिन जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। ये छोटे से शब्द लिख लो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं इसको COM लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस, शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द कभी ये भी कह दिया करो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। आप ये भी कह दिया करो, भैया आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। हम ही पूछते रहते हैं तुमसे, तुम बताते ही नहीं हो, तुम बोलते ही नहीं हो इस बात को। तो मंत्री परिषद क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझ ही गए हैं कि जैसे कभी ऐसा होगा कि किसी मंत्री ने कोई ऐसा बयान दे दिया, देश के रक्षा मंत्री ने कल ऐसा बयान दे दिया जो खराब सा बयान है, पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या होगा उस समय पर? तो वो प्रधानमंत्री चाहें तो उनको हटा सकते हैं या नहीं? तो वो राष्ट्रपति साहब से कहेंगे, अधिकार तो राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गए, तो हटाने का अधिकार, मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को, मंत्रियों को हटाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को है। लेकिन राष्ट्रपति साहब से कौन बोलेंगे इस बात के लिए? पीएम, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे मंत्रालय, अब इससे हटा के हम ये मंत्रालय किसी और को देंगे, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, जो साथी आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुआ। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब ही क्या है? कि वो खुद इसके लिए अकेला जिम्मेदार था। लेकिन एक चीज होगी आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा? सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सब उसके लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी उसी पर हम बात करेंगे। आर्टिकल 75(3) ये क्या कहता है? आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 3, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इन आर्टिकल्स में तो महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति प्रति उत्तरदायी होगी मंत्री परिषद। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द COM, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल
collectively responsible to हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल बोले तो लोकसभा, जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल। अब इसको अंडरलाइन करो जरा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। एक तो सामूहिक, इसको बोलते सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखो इस बात का क्या मतलब, इसको आसान से शब्दों में जरा समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, कौन है इस देश के रक्षा मंत्री, जरा बताइए, राजनाथ सिंह जी। उदाहरण है एक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बयान दिया, तो वो अकेले रक्षा मंत्री का बयान माना जाता है या पूरी मंत्रिपरिषद का बयान माना जाता है? तो आप कहेंगे भैया किसी भी जो हमारा साथी कैबिनेट मिनिस्टर है या जो बाकी मिनिस्टर है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। वो मतलब बात क्या है, वो संबोधन कर रहा है पूरी मंत्रिपरिषद का। इस समय पर अगर उसने कुछ बात कही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कल को कोई गड़बड़ हो गई और अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद में क्या होगा, सारे के सारे जाएंगे, सारे के सारे। कोई गलत बात यदि हो गई तो क्या बोलेंगे आप, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, या तो प्रधानमंत्री इनको हटा दें एक व्यक्ति को, और नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर क्या होगा, सारे के सारे जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे चले जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका प्रधानमंत्री हैं, और तो प्रधानमंत्री के हटने की स्थिति में क्या होगा, तो तब भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तब भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। सर आर्टिकल 72 और 73 कहाँ है, मिस्टर सिन्हा इस बात पर रो रहे हैं। अब दोस्त इसमें क्या कर सकते हैं, आप नहीं देखते हो ऐसे बच्चों को, इनको मुक्ति कौन देगा? नहीं, सच में मुक्ति नहीं देनी है भाई साहब, नोट्स खोल के देखिए। आर्टिकल 72 इतना बड़ा आर्टिकल आपको समझाया था, राष्ट्रपति साहब को क्या अधिकार हैं, आगे आएगी। तो क्या बोलेंगे, बात समझ में आई मेरी? तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि सबके सब इस्तीफा देंगे, सबके सब इस्तीफा देंगे। आर्टिकल 75 का सब सेक्शन 4 ये क्या है, ये कहता है मंत्रियों की जो शपथ होगी, मंत्रियों की जो शपथ होगी वो कौन दिलाएंगे मंत्रियों को शपथ, ये भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं या नहीं? जी भैया, ये बात हम समझ चुके हैं। अपॉइंटमेंट या ओथ है, ये तो अपॉइंटमेंट नहीं, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत? 75 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है, आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कोई मंत्री 6 महीने तक, 6 महीने तक, भाई जब प्रधानमंत्री पर अप्लाई हुआ तो इन पर भी अप्लाई होगा, यदि किसी सदन का हिस्सा है या किसी सदन का हिस्सा नहीं है, इस बात को अप्लाई करते हैं, किसी सदन का हिस्सा नहीं है, मंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन किसी सदन का हिस्सा नहीं रहा अगर 6 महीने तक, तो मंत्री नहीं रहेगा, फिर उससे मंत्रालय क्या है वो ले लिया जाएगा। यानी कि एक मंत्री के लिए भी ये शर्त हो गई कि उसको भी किसका सदस्य होना पड़ेगा, सदन का सदस्य। और सदन का सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का। अगर वो नहीं हुआ 6 महीने में भी, यानी कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है, आज सरकार चाहे तो आप कहेंगे हाँ आपको मंत्री बनाया जा सकता है, आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की योग्यता रखते हैं, मान के चलो आप 25 उम्र आपकी हो गई है, तो आपके अच्छे संबंध हैं, आप पार्टी को कोई विशेष मतलब ऐसे समझिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपके जरिए कोई वोट बैंक पार्टी हासिल कर सकते हैं, तो आपको मंत्री बना देगी। सी कोई भेंगड़ चुनाव लड़े और बाद में आपको कहाँ पर भेज देगी, राज्यसभा भेज सकती है, ठीक है। राज्यसभा भेजना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सदस्य खाली होते रहते हैं। नहीं तो अगर 6 महीने में नहीं पार्टी अगर पाई तो मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ, इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर, नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी एक हाउस का, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो सदन के किसी भी सदन के किसी भी आपका सदन का वो हिस्सा नहीं है, किसी भी सदन का,
संसद का अगर हम बोले, संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, लगातार 6 महीने, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स दे सीज टू बी ए मिनिस्टर, मतलब उनको छीन लिया जाएगा वो पद उनसे, दे सीज टू बी ए मिनिस्टर, यानी फिर वो एक मंत्री नहीं रहेंगे। आज समझ में आई? वही प्रधानमंत्री के लिए भी था, वही मंत्रियों के लिए भी। ओके ओके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आर्टिकल 75(6) इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, जो 75 का 6 है उसमें प्रधानमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं उनको बताया गया है, लिख लें उस बात को अपनी कॉपी में। 75(6) में क्या है, प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते वगैरह उनको बताया गया है। अब देखो कई बार यहाँ पर शब्द आया मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद शब्द कई बार आया, तो बहुत सारे छात्रों को, आज तक मैंने भी देखा उसको, मैंने भी रिसर्च किया, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है, मैं भी एक छात्र ही हूँ, ये समझिए, कभी आप मुझे अध्यापक समझने की भूल ना करें, ठीक है, कि कभी आप सोचे कि मैं कोई अध्यापक हूँ। अध्यापक तो मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, हम सब छात्र हैं, और जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं तो हम सब छात्र ही होते हैं। अध्यापक उनको कहते हैं जो साथी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हों। तो कहने की बात यह है कि जब मैंने इसको देखा तो मैंने ये पाया कि सब हमारी तरह छात्र ही थे, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो छात्रों तक पहुंच रही थी और मतलब गलत तरीके से पहुंच रही थी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मंत्री होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, पहला प्रश्न, क्योंकि ये बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, यूपीपीसीएस से आपका फर्स्ट गार्ड में पूछा गया कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने तो इस कक्षा में इस बात को बताया, तो मंत्री कितने होंगे, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी कि जब संख्या पूछी जाए तो अनिवार्यतः आपको देखना है कि अनिवार्यतः कितने मंत्री होते हैं। तो 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं, सारे साथियों ने बताया। तो मंत्रियों का हायरार्की क्या होता है, कौन मंत्री किस लिए होता है, ये बात आज समझ जाना और कभी गलती मत करना। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मंत्रियों की संख्या कितनी होगी वो साथी आप सब लोग जानते हैं, 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, एक चीज और ध्यान आई मुझे, मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, उसको भी नोट करना। कहां पर लिखा था हमने? 15% से अधिक नहीं होगी, इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था उसको लिख लेना, वो 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अपने नोट्स में लिखिए। 91वां संविधान संशोधन था 2003 का, इसके द्वारा यह किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 से किया गया था। तो जो मंत्रियों के प्रकार हैं, तो कितनी तरह के मंत्री होते हैं? पहले जो मंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के बाद में 2 तरह के मंत्री होते हैं, एक होते हैं आपका राज्य मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। यानी कि एक तो हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स, अभी हम बताएंगे विद एग्जांपल इसको आपको। कैबिनेट मिनिस्टर हो गया आपका, एक साथी आपका क्या हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एमओएस लिख लो इसको, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। और ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ये भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ये भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है आईसी बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज। और तीसरी तरह के जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री, अर्थात हम क्या बोलेंगे इनको, डिप्टी मिनिस्टर। अब आप कहेंगे भैया ये तो 4 हो गई संख्या, आप कह रहे थे कि जो मंत्रियों के प्रकार है वो मुख्यतः अनिवार्यतः 3 होंगे। तो देखो जैसे अभी सरकार आप देखें बीजेपी की सरकार है, तो उसमें आपका क्या बोलेंगे, उप मंत्री नहीं है, कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। तो जो अनिवार्यतः हैं तो उनकी बात करते हैं हम, तो उसको कहा जाता है कि राज्य मंत्री जो है ना आपका, वो एक ही कैटेगरी है, यानी राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्री ही कहे जाएंगे। और एक होंगे आपका कैबिनेट मिनिस्टर और एक होंगे आपका उप मंत्री।
बात क्लियर है? कौन से 3 तरह के होंगे भैया? एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मैंने बताया ना दोस्त, उसको बोलते हैं एकल उत्तरदायित्व। किसी के प्रति नहीं, वो खुद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, हालांकि वो जब सामूहिक रूप से है तो सामूहिक रूप से तो सीधे सीधे तो वो लोकसभा के प्रति तो हो ही गया। ठीक है, लेकिन उसका कोई ऐसा वक्तव्य है, उसके लिए वो एकल रूप से जिम्मेदार होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं। ठीक है, RS स्टडी मेरे भाई। तो कितनी तरह के मंत्री हुए? कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी। अब फिर हायरार्की क्या हुई, इनका काम क्या है, ये समझना है। देखो इस काम को समझो, ये जितने भी मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री क्या होता है, ये सहयोगी होता है, असिस्ट करता है किसको? कैबिनेट मंत्री को। किसको असिस्ट करने का काम करता है राज्य मंत्री? बताएं सारे लोग। जो राज्य मंत्री असिस्ट करेगा वो किसको करेगा? कैबिनेट मंत्री को करेगा। उपमंत्री जो होंगे, उपमंत्री असिस्ट करेंगे आपका या तो राज्य मंत्री को या फिर आपका कैबिनेट मंत्री को। ये किसको असिस्ट करेंगे? ये किसकी सहायता के लिए होते हैं? अभी हम उदाहरण से भी समझेंगे, अभी थोड़ा बस जान लो। राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? कैबिनेट मंत्री के लिए। उपमंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? कैबिनेट मंत्री के लिए। तो राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए हैं? किसी की सहायता के लिए नहीं है। इनके लिए इसीलिए तो नाम लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि ये कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। ये किसी को असिस्ट नहीं करते हैं, ये किसी की सहायता नहीं करते हैं उसके काम में। इनको जो मंत्रालय मिलेगा वो एकदम से स्वतंत्र, ये उसके मालिक होंगे, ये समझ लीजिए, ये उसके मालिक होंगे। इतनी अब तक की बात समझ में आई? अब तक की बात समझ में आई? बच्चा दीपक सिंह पढ़ाई करनी है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनना है। आप कह रहे हैं सर आपने 63 से 71 तक ही बताए हैं। बेटा आर्टिकल 72 नहीं बताया मैंने, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आपको? कैसी बात करते हैं आप? अच्छे स्टूडेंट्स की जरूरत है, फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा तो क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक रहेगा, BPSC के लिए आप आराम से देख सकते हैं साथी क्लासेस, किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। ये मुझे पहले ये बात बताओ, राज्य मंत्री इनके सहयोगी हैं, उपमंत्री इन दोनों के सहयोगी हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी के सहयोगी नहीं है। ओके, अच्छा। अब हायरार्की मुझे बता दो एक बार, अगर मैं आपसे पूछूं हायरार्की क्या बनेगी? हायरार्की का मतलब सबसे ऊपर कौन होंगे इसमें? तो सबसे ऊपर होते हैं PM, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होंगे। अच्छा, PM जो होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जैसे मान के चलिए, मान के क्या चलिए, है ही हैं आपके, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने प्रधानमंत्री को हमेशा सम्मान देना है। ये नैतिकता के अंदर आता है। जब हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए हम नैतिकता की बात सोचते हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि आपका भी एक चॉइस होता है, हम सबको कोई एक पार्टी पसंद होती है, वो हमारा सबका एक निजी चुनाव होता है। तो जब हमारा चुनाव है, आप मान के चलिए कि आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, मान के चलो आप समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, या आप बहुजन समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी या कांग्रेस या BJP, आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, तो आप अपनी पसंद को दूसरे पर मत थोपिए। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जिस प्रकार आपने चुनाव किया है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी किन्हीं आपका आधारों पर चुनाव किया होगा। तो उस बात के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मत रखिए कि हम सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। उस एक चीज़ का हमको विरोध नहीं करना है किसी का कि भाई नहीं, तुमको भी उसी विचारधारा का समर्थित होना चाहिए जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ, उसी आइडियोलॉजी को तुम भी फॉलो करो। तो ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि फिर वो आपसे कहेगा नहीं आप मेरी आइडियोलॉजी को माने। तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी की हम रेस्पेक्ट करें, वो जरूरी है। अब जब कभी प्रधानमंत्री हुए तो सीधी सी बात है कि हमसे ज्यादा लोग, अगर हम जिनको चाहते थे वो प्रधानमंत्री बने, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने और वो प्रधानमंत्री बन गए जिनको आप नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे ज्यादा उस विचारधारा को मानने वाले लोग देश में मौजूद थे। इसीलिए रेस्पेक्ट बनती है, ठीक है, कि वो बहुमत दल के नेता हैं, कोई ऐसे नहीं कि जबरन शासन उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहां पर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने अब एक रट लगाई है, बहुत कमाल की रट लगाई है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। देखो अब मैं तुम्हें क्या समझाता यार, ऐसे जैसे एक साथी ने क्लास में लिखना शुरू किया कि बच्चे मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल 395 के सारे सबसेक्शन यहाँ लिख के पढ़ाऊंगा।
ये तो अच्छे छात्र होने का गुण नहीं हुआ। जैसे एक साथी ने लिखना शुरू करा, जी आपने जो कल बताए थे वो तो 71 थे और आज शुरू कर दिए 74 से, तो 72 और 73 कहाँ गए? अब मैंने बता दिया, क्योंकि 72 मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब एक नए वर्ग ने जन्म लिया है, उन्होंने कहा है कि 73 कहाँ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब उस बात से है कि आपको प्रोवाइड क्या नहीं किया जा रहा है। यही तो बात हुई है। क्योंकि मैंने अगर 73 को छोड़ा है तो उसकी उपयोगिता जहां पर आएगी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा उसका। अब या तो ये है कि जिस तरह की क्लासेज यूट्यूब पे होती है, मैं एक ऐसी क्लास लगा दूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक मैं सभी को पढ़ते हुए चला जाऊं, तो फिर सही रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 73 को हम पढ़ेंगे आगे, जब हम आपको बताएंगे ना संघ की कार्यपालिका का विस्तार कैसे होता है। संघ की कार्यपालिका का विस्तार लिख लीजिए इस बात को, जिन साथियों को इसमें बड़ी रुचि है। आर्टिकल 73 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। उसकी अभी जरूरत नहीं है ना हमको, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बॉस, बात समझ में आई? अब आएंगे वापस। तो हेरारकी में नरेंद्र मोदी इनके पास मंत्रालय बताओ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसका मतलब है तुम मेरी बातों पर फोकस नहीं कर रहे हो। मैं बहुत स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति हूं, एक बात याद रख लेना तुम। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बाध्य नहीं हूं इस बात के लिए कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कल की क्लास आपको शेड्यूल ना मिले। समझ रहे हो? कल की क्लास आपको शेड्यूल, और हम कहीं पहुंच जाए फिर कुंभ में, और फिर तुम ढूंढते रहो मुझे, तो इसीलिए चुपचाप पढ़ लिया करो। बोलो जी, नरेंद्र मोदी जी के पास कौन से 3 मंत्रालय हैं? तो क्या बोलेंगे? एक मंत्रालय है भैया आपका, कौन सा? एक मंत्रालय है आपके पास में कार्मिक, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसे कभी सीरियस मत ले लेना इसको। कार्मिक, लोक शिकायत, लोक शिकायत और पेंशन, और पेंशन। क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लिख लीजिए इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। लोक शिकायत का मतलब होता है पब्लिक ग्रीवियंस, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। ये किसके पास है? कई बार क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री के पास कौन सा मंत्रालय? एक मंत्रालय कौन सा होता है? जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग एक होता है, एटॉमिक एनर्जी, और एक होता है आपका अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग। अब इससे आपकी एक समझ विकसित होगी, देखना जब मैं आपको मंत्रियों का एक अंतर आप खुद स्पष्ट कर पाएंगे कि वो मंत्रियों का अंतर आप कैसे देखें। एक स्पेस डिपार्टमेंट हो गया, एक एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, एक किसके पास है? पीएम के पास में। पीएम के बाद में हायरार्की में कौन आते हैं आपका? हायरार्की के में हमेशा आएंगे दूसरे नंबर पर होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट, कैबिनेट किसको बोलते हैं? मंत्रिमंडल को। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कैबिनेट शब्द का उल्लेख मैंने आपको किस आर्टिकल में बताया था? हमारे संविधान में आप समझ के देखिए 1978 तक तो कैबिनेट शब्द का कहीं पर वर्णन ही नहीं था। कैबिनेट शब्द हमने कहाँ पर पढ़ा था? तो आपको पता होगा जब हम राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ रहे थे, आर्टिकल 352 को, 352 को, तो मैंने वहां पर बताया था कि राष्ट्रपति उसको मंत्रिमंडल की सिफारिश से, मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हमने वहां पर किया था। और ये कब जोड़ा गया था आपका? 1978 से। तो मंत्रिमंडल शब्द को कहां पर हमारे संविधान में एक्सप्लेन 1978 से किया गया, पहले नहीं था। तो वहां पर मंत्रिमंडल को एक्सप्लेन भी किया गया, याद रख लेना, दिमाग में रखना इस बात को, आर्टिकल 352 में। कहां पर? आर्टिकल 352 में। ओके, 352, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप जानती हैं जितने भी कैबिनेट का मतलब क्या? संसद का हिस्सा। संसदात्मक प्रणाली हमने कहां से ली है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने लिया किस देश से है? ये मैं आपको बता चुका था सोर्सेज में कि उसको हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन की जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है उससे लिया है। ओके। कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री कौन है? जैसे कि कोई एक नाम लिख के बताइए, आप कहेंगे भैया जैसे राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, जो ज़्यादा करीबी होते हैं
वरिष्ठ नेता होते हैं ज़्यादातर, आप देखेंगे। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं ये इनके पास में? डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है। जैसे गृह मंत्रालय सबसे सुप्रीम माना जाता है मंत्रालयों में, कौन? अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास में है, और गृह मंत्रालय अभी आप जान लीजिए, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन से हुए? कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए। तीसरे पे जो होते हैं, तीसरी जो पे जो होते हैं हायरार्की में, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि लिखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन रहे? राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होंगे, क्योंकि ये किसी के आश्रित नहीं है, तो हायरार्की में हमेशा इनको तीसरे नंबर पे मानना कि भैया तीसरे नंबर वाले मंत्री ये होते हैं। तो प्रधानमंत्री हो गए सबसे ऊपर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, और फिर कौन होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो स्वतंत्र प्रभार होंगे। जैसे अभी कौन है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, बताएं जरा? जितेंद्र सिंह जी हैं। तो इनको जो मंत्रालय मिला होगा उसमें किसी और की दखल नहीं होगी, यानी वो मंत्रालय किसी और के पास नहीं होगा। जितेंद्र सिंह, कौन सा मंत्रालय इनके पास में? साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक किसके पास में है? साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक इन्हीं के पास में है, ठीक है। इनके पास वो भी आपका अर्थ साइंस वाला भूविज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास में। जैसे इसी में आपका क्या बोलोगे? अर्जुन राम मेघवाल हैं, अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 5 बनाए गए थे इस बार, तो 5 को हम वर्णन नहीं कर रहे, वो तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, उन पर बहुत जोर भी नहीं देना, हमेशा एग्जाम से पहले पढ़ना, कभी भी पूरे मिनिस्टर्स को पढ़ना एग्जाम से पहले, कभी भी बदल जाए तो दिमाग में स्पेस नहीं बनाना। कानून एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये किसको दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जयंत चौधरी, उनको भी एक मंत्रालय दिया गया, कौन सा बताओ? जयंत चौधरी जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? राष्ट्रीय लोक दल से हैं ये। जयंत चौधरी को मंत्रालय दिया गया है कौशल विकास और उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, एचडी बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कैबिनेट मंत्री में कोई दखल नहीं देगा उसके कार्यों में, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसके कार्यों में कोई दखल नहीं देगा, पीएम के कार्यों में कोई दखल नहीं देगा। अब आएगा राज्य मंत्री, तो उसको समझो जरा ध्यान से। मैंने कहा था राज्य मंत्री किस लिए होते हैं? राज्य मंत्री असिस्ट करने के लिए होते हैं, किसको? कैबिनेट मंत्री, उसके काम को हल्का कर पाए, उसके काम को हल्का कर पाए, यानी कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलोगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो राज्य मंत्री हैं उसमें कौन है? थोड़ा एक उदाहरण से हमको समझाओ, उदाहरण से आपको समझना है किसी एक राज्य मंत्री के नाम से। तो वो अगर मैं बात करूं आपसे राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री कौन होंगे आपका? इसमें हम बोल सकते हैं जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ऊपर एक तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया उनके उसका, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पीएम के कार्यालय दे दिए गए सारे, पीएम के। तो किसकी हेल्प के लिए हैं बताओ? यानी कि आपका इनको राज्य मंत्री बनाया गया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग का, परमाणु ऊर्जा विभाग का, और साथ में आपका अंतरिक्ष विभाग का। तो कभी भी आपसे पूछे अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्रालय तो भैया आप देखेंगे जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग है वो तो प्रधानमंत्री के पास में है, तो फिर डॉक्टर जितेंद्र जी के पास क्यों है? तो आप समझ गए होंगे इस बात को, अब एक बार थम्स अप करके बता दो। तो ये राज्य मंत्री किसकी मदद करेंगे आपका हमेशा? या तो आपका कैबिनेट, और कैबिनेट का प्रमुख कौन है? कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है हमेशा? वो पीएम होते हैं। चीफ ऑफ द कैबिनेट या हेड ऑफ कैबिनेट कौन है? वो प्रधानमंत्री है, वो भी तो कैबिनेट में ही है, तो उनको असिस्ट करने का ये काम करेंगे। बात क्लियर है? कभी भी इस हायरार्की में गड़बड़ नहीं करनी है। और इसके बाद में कौन होंगे आपका? जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल कहीं किनारे पे लिखना आप, जैसे मैं आपसे बताता हूँ, जर्नल ये ऐसे समझिए, जैसे चलो बोल के बता देता हूँ। जो शिक्षा मंत्रालय वो हमारे यहाँ किसके पास में है? अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो जयंत चौधरी जी को भी तो मिला हुआ है, तो जयंत चौधरी जी को राज्य मंत्री बनाया गया है आपका, किसका?
शिक्षा मंत्रालय का, यानी कि जयंत चौधरी किसके काम को हल्का करेंगे, किसकी हेल्प करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान की हेल्प करेंगे। तो राज्य मंत्री हमेशा एक असिस्ट यानी एक सहायक के तौर पर होंगे कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उदाहरण। और चौथे कौन से होते हैं, वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी बोले तो इनको हम कहते हैं क्या, आपका उपमंत्री। उपमंत्री बनाए या ना बनाए जाए, ठीक है। 81 हो सकते हैं। और आपका जैसे सरकार को जरूरत लगे पीएम को अपने नज़दीकी लोगों से पूछ करके, नज़दीकी लोगों से बहुत पूछता है, तो नज़दीकी लोगों में क्या कैबिनेट मंत्री होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे कैबिनेट मंत्री नज़दीकी हों प्रधानमंत्री के, क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय कई बार तो कैबिनेट मंत्री उनको भी बनाया जाता है ना, जैसे मान के चलो उनकी पार्टी के ज़्यादा सांसद हो गए, अब वो अपनी पार्टी में मिला के भी रखने थे तो उनको मंत्रालय दे दिया गया। सरकार उस तरह का इस्तेमाल करती है। तो सारे कैबिनेट मंत्री नज़दीक नहीं होते हैं, कुछ मजबूरी में भी बनाए जाते हैं। नज़दीक जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं किचन कैबिनेट, रसोई के मंत्री। ये शब्द है, मतलब हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन किचन कैबिनेट जनरली हम बोलते हैं उसको, कि उसमें आपका मतलब लगभग 10-15 लोग होते हैं। जैसे अमित शाह बहुत करीबी हो गए आपका प्रधानमंत्री के, या अन्य लोग जो बहुत करीबी हो सकते हैं, जितेंद्र सिंह बहुत करीबी हैं। तो जो बहुत करीबी लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको कभी भी हम याद रखना कैबिनेट मंत्री नहीं, उनको बोलते किचन कैबिनेट। आपको इतना ये बात याद रखना है कि कैबिनेट मंत्री कुछ मजबूरी में भी हो सकते हैं। बात क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी मेरे साथी को, होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमको हम प्रधानमंत्री का क्रम पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें जनरल जानकारी क्या है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे नेहरू जी रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, दूसरे, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे दूसरे सबसे लंबे समय तक। जैसे मैं कल स्टूडेंट से पूछ रहा था एक प्रैक्टिस सेशन में, तो उन सब ने कहा नरेंद्र मोदी। पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में ये बात आ गई। जैसे आप में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, देखो मोदी। मोदी जी 2014 के बाद से बने हैं। और मैंने इसी क्लास में आपको बता चुका हूँ, इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में इमरजेंसी तक रही थी, 11 साल तो वो तब लगातार रह गई थी। और 1980 से 84, 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हुई, तो वो भी 4 साल उनके हैं। तो फिर मोदी जी आपके दिमाग में कहाँ से आए। तो थोड़े से रिसर्चर बनना है। रिसर्चर का मतलब कुछ रिसर्च ऐसी होंगी जो आपको करनी चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं, और प्रधानमंत्री जो इनके पास में वास्तविक शक्ति है उनके बारे में एटलीस्ट कुछ चीज़ों को आप पता करें, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, पहली महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला 1971 में, वो इंदिरा गांधी है। तो इसको पढ़ना एक बार, और जब खाली समय हुआ करे तो रिसर्च किया करो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है आपके पास। आप प्रधानमंत्रियों का क्रम लिखोगे और जानोगे कौन पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। बताओ जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। 74, इस बात को याद रख लेना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में क्या बताया, मंत्रियों की नियुक्ति और आपका कौन करेंगे, आपका राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद नियुक्त होती है उस मंत्रिपरिषद के ही तो प्रमुख होते हैं आपका कौन। जब तक प्रधानमंत्री नहीं होंगे तब तक मंत्रिपरिषद का आप कल्पना कर सकते हैं कि, आप कहेंगे नहीं, तब तो कल्पना ही नहीं हो सकती उसकी। आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री को। आर्टिकल 75(1). आर्टिकल 80 लोकसभा आप पढ़ेंगे, 59 आप पढ़ चुके हैं, 81 में आप नहीं, आर्टिकल 80 में तो वो है आपका राज्यसभा पढ़ेंगे हम, राज्यसभा को। 81 इसमें लोकसभा को हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल अस्तित्व में आती है, कब अस्तित्व में आती है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद में। प्रधानमंत्री ने पद शपथ ले ली और मंत्रिपरिषद के एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ये तो आपकी जर्नल समझ का प्रश्न है, जरा बताओ। अगर पीएम शपथ ले लें और मंत्रिपरिषद की शपथ ना हो मंत्रियों की, तो आ जाएगी क्या एग्जिस्टेंस में, नहीं। विभागों का आवंटन होने के बाद में आवंटन होते ही आ जाएगी। पीएम चाहते हैं इसको रक्षा मंत्रालय में लेनी, शपथ तो करानी पड़ेगी ना। संसद में विश्वास, क्या बोलेंगे, नहीं भैया, सभी मंत्री जब तक शपथ, कोई भी व्यक्ति अगर शपथ नहीं लेगा तो अपने पद को धारण नहीं करेगा, इसीलिए तो शपथ कराई जाती है। शपथ कराने का अर्थ ही क्या है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो संसद, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को तो नियुक्त कर सकते हैं,
वो भी किस स्थिति में, जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो लार्जेस्ट जो साथी पार्टी है उसको। लेकिन क्या बोलेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी, सीओएम की नियुक्ति जो होगी वो हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह से होगी, क्योंकि आवंटन का अधिकार मंत्रालय का किसका, मैंने आपको बताया, वो प्रधानमंत्री को है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा लोकसभा की सदस्य का कुल संख्या का 15%, लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 25%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, क्या बोलेंगे 15% से अधिक नहीं होगा, बराबर हो सकता है। हमारा आया था ना नंबर 81.45, तो 0.45 तो रख नहीं सकते थे, 82 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, और इसीलिए हमने 81 को रखा। ठीक है। मंत्री परिषद में कितनी श्रेणी के मंत्री होते हैं, ये आपका होमवर्क है, और 2 दिन छुटे हुए हैं, जो भी साथी पिछली क्लासेस नहीं कर चुके हैं प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आराम से और धैर्य के साथ में इसको पढ़ रहे हैं। और जब यात्रा लंबी होती है, जैसा मैंने शुरुआती दिनों में भी आपसे कहा था, अक्सर लंबी यात्रा हर कोई तय नहीं कर पाता है, लेकिन जो लंबी यात्रा को तय कर पाते हैं तो मंजिल उनको सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना कि जो शुरुआत में आकर्षक तो सबको लगती है, लेकिन जो लंबी यात्रा के बाद में उसको प्राप्त करते हैं उस मंजिल को, तो वो सुखद अनुभव होता है, और वो अनुभव सिर्फ आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई और नहीं प्राप्त कर सकता है। जो क्षणिक रूप से चीज़ों को चाह रहा है तो उसके लिए फिर चीज़ें मुश्किल ही होती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी कहा है कि अगर आप मुझे समझें तो एक छात्र की तरह समझें, और मैं छात्र की उन सारी स्थितियों को जानता हूँ, शायद मैं गुरु होने के बाद में नहीं जान पाऊंगा उन्हें, है ना। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, इसका आंसर जरूर रखें। कक्षाएं आपकी कैसी चल